अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप सब ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज हम बाहर आए हैं बर्फ़ दिखाने के लिए। आप लोग रिक्वेस्ट करते रहते। आई होप कि आपको प्यारी लगेगी बाहर आज ताज़ी ताज़ी स्नो पड़ी हुई। ये कल रात को हल्की सी स्नोफॉल हुई थी। आई थिंक उसको स्नोफॉल कहना तो जायज़ नहीं होगा, लेकिन थोड़ी सी बर्फ़ पड़ी थी, बहुत थोड़ी सी। यस। आज हम आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो लेके आए हैं जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था और अगर आप लोग फ्यूचर में कनाडा आना चाह रहे हैं तो आपके लिए भी उतना ही होगा। और ये टॉपिक है कि प्रूफ ऑफ फंड्स आप कनाडा में कैसे लाएं और पाकिस्तान में आप वो कैसे सबमिट करेंगे, पाकिस्तान में या किसी भी और कंट्री में कैनेडियन गवर्नमेंट को। तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। इसके हवाले से हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए। आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एट द एंड ऑफ द डे इमिग्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है। तो जी हम अपने टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन या सबसे पहली चीज़ जो कि हमसे पूछी जाती है कि प्रूफ ऑफ फंड्स कितने होने चाहिए। तो ये हर बंदे और हर फैमिली के लिए डिफरेंट होगा। आप यू कैन ईज़िली फिगर दिस आउट। आप सिंपली CAC की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं कि कितने बंदों की फैमिली अगर आना चाह रही है तो कितना प्रूफ ऑफ फंड होगा। और हमने इस पर वीडियो भी बनाई है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन कीप इन माइंड कैनेडियन गवर्नमेंट आपको एक मिनिमम अमाउंट बताती है कि आप इतने या इससे ज़्यादा प्रूफ ऑफ फंड्स हमें दिखाएं। आप उससे ज़्यादा ला सकते हैं लेकिन आप उससे कम नहीं ला सकते, ठीक है। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि कितने लेके आने हैं। तो इसके लिए कोई सीधा आंसर नहीं है। ये डिपेंड करेगा आप किस सिटी में जा रहे हैं और वंस अगेन आपकी फैमिली का साइज़ कितना है। तो आपके नॉर्मल खर्चे क्या होते हैं? आपके घर का रेंट होता है, खाने पीने का खर्चा होता है, थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है, सेलफोन का बिल होता है। तो हम क्योंकि कैलगरी में आ रहे थे तो हमारा अंदाज़ा ये था कि अप्रॉक्सीमेटली पर मंथ $2000 हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि हमारे लगेंगे। तो एज अ रूल ऑफ थंब आपको एडवाइज़ ये किया जाता है कि आप एटलीस्ट 1 साल का अपने पास मार्जिन रख के आएँ, सेविंग्स लेके आएँ। तो अगर हम $2000 को 12 महीने से मल्टीप्लाई करें तो वो हमें देते हैं अप्रॉक्सीमेटली एक $12000 का फिगर। अब ये कंजर्वेटिव सा एस्टिमेट है, ज़रूरी नहीं कि आपको इतनी ज़रूरत पड़े, आपको इससे कम भी ज़रूरत पड़ सकती है, इससे ज़्यादा भी पड़ सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि यहाँ पे आके आपकी जॉब की सिचुएशन क्या होती है। तो दैट विल गिव यू अ रफ आइडिया कि आपके पास कितने पैसे होने चाहिए अबव द कैनेडियन गवर्नमेंट्स रिकमेंडेड अमाउंट, ठीक है जी। ओके गाइस, इस वीडियो में ज़्यादातर उसामा ही बात करेंगे क्योंकि ये सारी रिसर्च उन्होंने की है, उन्हें ज़्यादा आइडिया है, वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकेंगे। जैसा कि आपको तुबा ने बताया, आज आपको मुझे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है जी मेरा, अपने पैसे जो कि आपने कनाडा की इमिग्रेशन के लिए साथ लेके आने हैं उनको किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहाँ पे वो डिप्रिशिएट ना हो रहे हों। जैसा कि आपको अंदाज़ा भी हो गया होगा, जो लोग भी इस प्रोसेस में स्टार्ट हो चुके हैं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक दिन सुबह आप उठे और आपने सोचा कि आप कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे और अगले 2-3 हफ्ते में आपको अप्रूवल आ जाए। दिस टेक्स प्लानिंग। तो मैं किस चीज़ की बात करूँ? प्रोसेस टेक्स एटलीस्ट 3 से 4 साल एक तनख्वाहदार बंदे के लिए, जो कि मैं हूँ। मैं आपको एक्सपीरियंस से बताता हूँ। जिस दिन मैंने सोचा कि मैं कनाडा की इमिग्रेशन के लिए जाना चाहता हूँ, उसके आगे मैंने प्लानिंग की, वर्क एक्सपीरियंस मुझे चाहिए था, मुझे प्रूफ ऑफ फंड्स चाहिए थे, उसके लिए मुझे पैसे सेव करने थे। इट टेक्स टाइम। तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि टाइम के साथ साथ पिछले अगर काफ़ी सारे सालों का आप एवरेज देख लें तो हमारी करेंसी पाकिस्तानी रुपी अनफॉर्चुनेटली USD और कैनेडियन डॉलर के मुकाबले में नीचे ही आया है, ऊपर नहीं गया। तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट और अपनी सेविंग्स को प्रोटेक्ट करना है। कैसे करना है? कहीं इन्वेस्ट करें उसे। बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आप उसको USD या कैनेडियन डॉलर, जिसको CAD कहा जाता है, वो ख़रीद के अपने पास रख सकते हैं किसी सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स के अंदर। इसके अलावा आप फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवा सकते हैं, आप वहाँ पे रख सकते हैं ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट, आपके पैसे कम ना हो, एटलीस्ट अगर ज़्यादा नहीं हो रहे तो। इसके अलावा आप प्रेशियस मेटल्स ख़रीद के रख सकते हैं, जिसमें एक बहुत कॉमन सी चॉइस है गोल्ड, तो आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा आपने बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है, आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे प्रॉपर्टी ही क्यों ना हो। बस ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि प्रूफ ऑफ फंड्स देते हुए आप किसी भी ऐसी चीज़ को एज अ प्रूफ प्रेजेंट नहीं कर सकते जिसको आप फ़ौरन एज अ पैसे के रिप्लेसमेंट के तौर पे इस्तेमाल ना कर सकें। उनको कहा जाता है लिक्विड फंड्स। तो गोल्ड किसी हद तक एक लिक्विड करेंसी है। गोल्ड की प्राइस आप किसी भी वक्त आसानी से उसको पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी इज़ नॉट अ लिक्विड फंड। प्रॉपर्टी को फ़ौरन सेल नहीं कर सकते, इट टेक्स टाइम। तो कैनेडियन गवर्नमेंट लिक्विड फंड्स को सिर्फ एक्सेप्ट करती है एज अ प्रूफ ऑफ फंड। तो इससे आगे हम बात करेंगे कि प्रूफ ऑफ फंड्स की जो प्रूफ है या डॉक्यूमेंट है वो आपसे लिया किस स्टेज पे जाता है। तो ये आपसे गवर्नमेंट मांगती है, कैनेडियन गवर्नमेंट, जब आप एक्चुअली अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं। ये वो स्टेज है जब आपने अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ ऑफ फंड्स, प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस, बाकी सारी चीज़ें आप जमा कराएंगे, तो उसी के साथ आपने अपना प्रूफ ऑफ फंड्स भी जमा कराना है। उसके बाद अगली चीज़ जो आ जाती है
वो ये है कि आप प्रूफ ऑफ फंड्स तो आपने जमा करा दिए गवर्नमेंट को, आपको वीज़ा भी मिल गया, अब आप वो पैसे यहाँ पे लेके कैसे आएंगे? कीप इन माइंड, जब मैं कहता हूँ कि आप पैसे यहाँ पे लेके आएंगे, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गवर्नमेंट आपसे वो पैसे ले लेगी। वो पैसे आपके हैं, वो आपके इस्तेमाल के लिए, आपसे 1 रुपया भी उनमें से कोई नहीं लेगा। तो वो पैसे आप अपने साथ लेके आएंगे अपने इस्तेमाल के लिए। और दूसरी बात, मैं आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड करूँगा कि यहाँ पर आप किसी को नहीं जानते, जो कि हमारे साथ केस था। अगर आप यहाँ पे किसी को जानते हैं और आप कोई और हिसाब किताब कर सकते हैं, कोई और तरीका अपना सकते हैं पैसे यहाँ लाने के लिए, मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगा। तो जी सबसे पहली ऑप्शन जो कि बहुत कॉमनली डिस्कस की जाती है वो है जी बैंक ट्रांसफ़र। तो बैंक ट्रांसफ़र जो है क्या है, आप अपने पाकिस्तानी बैंक से कैनेडियन बैंक के अंदर पैसे ट्रांसफ़र कर दें। साउंड सिंपल बट इट इज़ंट अनफॉर्चुनेटली। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बहुत आसान किया हुआ है कि आप पाकिस्तान के बाहर से पैसा पाकिस्तान लेके आएँ, लेकिन आई कैन कि किसी हद तक मैं समझ सकता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान से पैसा निकालना इतना आसान क्यों नहीं रखा हुआ, लेकिन पाकिस्तान से बाहर पैसा भेजना इतना आसान नहीं है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान के अंदर पैसा लाना। तो सबसे पहला मसला बैंक ट्रांसफ़र के साथ ये है कि आप किसी पाकिस्तानी करेंसी अकाउंट से कैनेडियन अकाउंट में डायरेक्टली नहीं भेज सकते, इट हैज़ टू बी अ फॉरेन करेंसी अकाउंट। तो लोग यूजुअली USD या यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर से कैनेडियन डॉलर को भेजते हैं। उसके बाद हर ट्रांसफ़र पे आपके कुछ पैसे लगते हैं जो कि बैंक या आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेता है। मैंने जब हबीब बैंक से आई बिलीव पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया था कि इट विल बी $50 पर ट्रांजैक्शन, और उन्होंने मुझे बताया था कि स्टेट बैंक के रडार में आने से बचने के लिए, आई डोंट नो वो किस चीज़ की बात कर रहे थे उस वक्त बाय द वे, लेकिन दे सेड कि वो एक ट्रांजैक्शन $10,000 से ऊपर की नहीं करेंगे। तो मुझे नज़र आ रहा था, क्योंकि हम लोग 2 लोग आए थे और हमें 18,000 एटलीस्ट लेके आने थे, तो मुझे कम से कम 2 ट्रांजैक्शंस तो करवानी थी। तो मुझे $100 अपनी जेब से ऐसे ही जाते नज़र आ रहे थे। उससे अगली चीज़, जब आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं फॉरेन करेंसी का, तो वो आपसे वही फॉरेन करेंसी एक्सेप्ट करते हैं जिसमें आप अकाउंट खुलवा रहे हैं। तो इस केस में बैंक आपसे USD लेगा, आपसे PKR नहीं लेगा। तो आप बाहर से कहीं से कन्वर्ट करा के बैंक को ला के देंगे और वो आपके अकाउंट में तब स्टोर करेंगे। उसके अलावा जब आप कनाडा के अंदर वो पैसे ट्रांसफ़र करवाएंगे बैंक से, क्योंकि बैंक पाकिस्तान से USD भेज रहा होगा, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स भेज रहा होगा, और कनाडा में आके वो कैनेडियन डॉलर में कन्वर्ट होगा, तो उसके ऊपर वंस अगेन एक करेंसी कन्वर्जन चार्ज पड़ेगा। यूजुअली क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के ऊपर वो 3% होता है ऑफ द टोटल अमाउंट। यहाँ पे आई एम नॉट रियली श्योर, लेकिन चार्ज होता है। उसके बाद वो पैसे, क्योंकि आप क्वारंटीन के दौरान कहीं जा नहीं सकते, जब तक आप डेबिट कार्ड या चेकबुक नहीं बनवा लेते, आप उन पैसों को टच नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल्सो अ लिमिटेशन। इवन दो वो पैसे बैंक में आ चुके होंगे, लेकिन वो आपके किसी काम के नहीं होंगे क्योंकि आप उसको यूज़ नहीं कर सकेंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, बैंक के ट्रांसफ़र के हवाले से जो आखिरी बात बताता चलूँ, अनफॉर्चुनेटली बैंक्स कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं एक्सेप्ट करते। वो आपको कहते हैं कि जी हम तब तक रिस्पॉन्सिबल हैं जब तक हमारी तरफ से फ़ंड्स निकल नहीं जाते। मुझे बताया गया था कि इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 बिजनेस डेज़ फॉर द फंड्स टू लीव पाकिस्तान एंड शो अप इन योर कैनेडियन अकाउंट। ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं, लेकिन उस प्रोसेस के दरमियान उस पैसे की कोई भी गारंटी या जिम्मेदारी नहीं लेता। कैनेडियन गवर्नमेंट के या कैनेडियन इदारे कहते हैं हम तब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते जब तक वो हमारे पास नहीं आ जाते, और पाकिस्तानी इदारे कहते हैं हम तब उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे जब वो पैसे हमारी तरफ से निकल गए। तो उसके दरमियान वो जो आप पे 2-3 दिन का टाइम गुजरेगा वो बहुत भारी होगा, ये मैं आपको गारंटी दे के बता सकता हूँ। तो एक ये भी उस चीज़ की कौन था या नेगेटिव पॉइंट कह लें वो था। लेकिन ऑल ऑफ दिस कंबाइंड, अगर मैं फिर भी बात करूं बैंक ट्रांसफ़र की, अगर आपको सबसे सेफ़ तरीका चाहिए, सीधा तरीका चाहिए जिसमें आपको किसी को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी पड़ेगी कि पैसे कहाँ से आए कहाँ गए, तो सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका बैंक ट्रांसफ़र ही है। अच्छा जी, बैंक ट्रांसफ़र से रिलेटेड ही एक और ऑप्शन आ जाती है कि आपके जो मनी एक्सचेंजेस होते हैं यूजुअली वेस्टर्न यूनियन वाले, उनके पास ऑप्शन होती है कि आप अगर उनको जाके कैश में कोई पैसे दें तो वो किसी भी फ़ॉरेन या पाकिस्तानी अकाउंट में वो पैसे जमा करा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरा स्कोशिया बैंक के साथ वास्ता पड़ा था इस हवाले से, और उन्होंने बड़े साफ अल्फाज में बैंक ओपनिंग डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा था कि हम किसी भी करेंसी कन्वर्जन इंस्टीट्यूट या इदारे से पैसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये ऑप्शन सीधी ख़त्म हो गई थी मेरे लिए। तो जी इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आती है वो है जी कैरिंग अ फॉरेन करेंसी, या इन दिस केस मोस्ट प्रॉब्ली आप USD की बात करेंगे, उसका आप ट्रैवलर्स चेक या बैंक ड्राफ्ट लेके आ सकते हैं। तो इसकी सबसे पहली बात जो आपको अट्रैक्ट करेगी वो ये है कि इट इज़ मच सेफर दैन कैरिंग कैश, क्योंकि वो आपके अलावा और किसी काम का नहीं है। अगर कोई आपसे चोरी कर भी लेता है तो उसके लिए वो ज़ीरो वैल्यू का है। उसके बाद अगली चीज़, किसी भी किस्म का बैंक ड्राफ्ट बनाते हुए हमेशा देयर इज़ अ फ़ी एसोसिएटेड, तो आपसे कुछ पैसे लिए जाएंगे वो ड्राफ्ट बनवाने के लिए। अगली चीज़ में आ जाते हैं जी,
मुझे ये बताया गया था कि जब आप वो ड्राफ्ट किसी भी कैनेडियन बैंक में जमा करवाते हैं तो वो अप्रॉक्सीमेटली 5 वर्किंग डेज़ लग सकते हैं, अप टू 5 वर्किंग डेज़ का टाइम दिया जाता है कि वो पैसे आपके अकाउंट में आने में इतना टाइम लग सकता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उन 5 दिनों के लिए आप वो पैसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे अगर आपको चाहिए तो। उससे अगली बात, अगर आपका ड्राफ्ट, ये गाड़ी आ रही है शोर करती हुई, तो इसको गुजरने का टाइम देंगे हम। हाँ जी, आखिरी चीज़ ड्राफ्ट की फॉर्म में पैसे कैरी करने के हवाले से, क्योंकि आप पाकिस्तान से कैनेडियन डॉलर के अंदर डायरेक्टली ड्राफ्ट नहीं बनवा सकते। मैंने चेक किया था, मुझे यही बताया गया था कि यूरो का बनवा सकते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स का बना सकते हैं आराम से और आसानी से। तो जब आप किसी भी कैनेडियन बैंक में आके वो जमा कराएंगे तो वंस अगेन आपको बहुत बुरा करेंसी कन्वर्जन रेट लगाया जाएगा, क्योंकि यूजुअली इंटर बैंक कन्वर्जन इज़ अलॉट वर्स दैन ओपन मार्केट। तो आपके वहाँ पे भी पैसे ज़ाया होंगे, कीप दैट इन माइंड। वो तरीका जो कि हमने अपनाया था, एंड एज ऑलवेज इट्स नॉट द बेस्ट ऑफ ऑप्शंस एंड मोस्ट सर्टेनली इट इज़ द रिस्कीस्ट ऑफ ऑप्शंस। वी कैरिड कैश। अब वो बात कर लेते हैं कि वो कैसे होगा। सबसे ज़्यादा रिस्की है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या था जो हमें अट्रैक्ट किया था? सबसे ज़्यादा पैसे, हाउ शुड आई एक्सप्लेन दिस, सबसे कम फ़ीस आपके पैसे लाने के प्रोसेस पे इसी तरह लग सकती थी, और वो थी कैरिंग कैश। ना मुझे यहाँ पे आके किसी को कैनेडियन डॉलर में कन्वर्ट कराने पे कैश पैसे देने पड़े, ना मुझे कोई बैंक ड्राफ्ट बनवाने पे किसी को पैसे देने पड़े, ना मुझे बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करने में किसी को पैसे देने पड़े। तो जब हमने ये देखा कि हम कौन सा मोस्ट एफिशिएंट तरीका है कि हम पैसे साथ लेके जा सकें पैसे ज़ाया किए बगैर, तो वो हमें कैश कैरी करना ही नज़र आया। इट इज़ नॉट सेफ़, ये आपका अपना रिस्क है, रास्ते में किसी भी तरह का हादसा आपके साथ हो सकता है, तो डू दिस एट योर ओन रिस्क। उसके बाद अगला प्रॉब्लम जो कैश कैरी करने के साथ आता है कि आपको पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर किसी भी और कंट्री में, इन दिस केस कनाडा में, कुछ लिमिट्स गवर्नमेंट ने डिफ़ाइन की हुई होती हैं। तो वो उन लिमिट से अगर आप ऊपर कैश कैरी कर रहे हैं तो आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। पाकिस्तान के केस में ये लिमिट है 10,000 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स या उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू से अगर आप ऊपर कैरी कर रहे हैं पर बंदा, तो आपने डिक्लेयर करना है। हम लोग 2 लोग आ रहे थे और हम क्योंकि पर बंदा 10,000 यूएस डॉलर की लिमिट से कम कैरी करते थे, तो हमें पाकिस्तान में डिक्लेयर नहीं करने पड़े। लेकिन अगर आप उससे ऊपर ला रहे हैं तो आपको डिक्लेयर करने पड़ेंगे, और उसके साथ जो भी पेपर वर्क होगा वो आपको करना पड़ेगा एयरपोर्ट के ऊपर। उसके अलावा कैनेडियन गवर्नमेंट की भी ये पॉलिसी है कि अगर आप कनाडा में आते हुए 10,000 कैनेडियन डॉलर से ज़्यादा लेके आ रहे हैं तो आपने डिक्लेयर करना है। कीप इन माइंड, क्योंकि आप इमिग्रेशन करके आ रहे हैं तो आपके पास कोई भी लिमिट नहीं है पैसे अंदर लाने की। गवर्नमेंट सिर्फ आपसे ये कहती है कि आपने डिक्लेयर करना है। हमने भी किया था, लेकिन उस डिक्लेरेशन का मतलब ये नहीं कि आपको कोई ख्वार करेगा। हमें बस एक बोर्ड नज़र आया था कि अगर आप 10,000 से ऊपर ला रहे हैं और डिक्लेयर करना है तो इधर आ जाए। हम वहाँ पे गए, 2-3 काउंटर्स बने हुए थे, 2-3 फॉर्म फिल किया एंड दैट वाज इट। लेकिन कीप इन माइंड कि अगर आप कैश लाएंगे तो आपको थोड़ी सी ख्वारी ज़्यादा होगी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब आप कैश लेके आते हैं तो जस्ट टू मेक श्योर कि आप कहीं से चोरी करके नहीं ला रहे, किसी बेचारे को लूट के नहीं ला रहे, तो आपसे हमेशा मनी ट्रेल मांगा जाता है कि आप वो पैसा लेके कहाँ से आए। मेरे केस में मैंने अपनी पिछले 3 साल की सैलरी स्लिप साथ रखी हुई थी। इसके अलावा मैंने बैंक स्टेटमेंट्स रखी हुई थी पिछले 2 साल की, जो कि बता रही थी कि पैसे कहाँ से आए और मैं कहाँ से लेके आया। तो जब आप कैश लेके आते हैं तो आपसे मनी ट्रेल मांगा जाएगा, तो प्लीज़ कीप दैट रेडी ताकि आप किसी को भी दिखा सकें। तो जी, ये थे वो तरीके जो कि मुझे मेरी रिसर्च ने बताए थे कि इनके थ्रू आप पाकिस्तान से कनाडा पैसे ला सकते हैं जब आप इमिग्रेट करें। इसके अलावा भी रास्ते होंगे, कुछ ज़्यादा रिस्की होंगे, कुछ कम रिस्की होंगे। अगर आपको उनके बारे में पता है तो हमें भी बताइएगा, हमारे व्यूअर्स को भी बताइएगा। और इसके अलावा जो तरीके मैंने आपको बताए, इनके हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में वो क्वेश्चंस पोस्ट करें और हम कोशिश करेंगे कि हम उनको रिस्पॉन्ड करें। थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग विद मी। जस्ट वन मोर थिंग। जी जी बोले। मैं गूगल कीप यूज़ कर रहा हूँ अपनी लिस्टें बनाने के लिए, आप भी यूज़ कर सकते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छा है। और ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये स्पॉन्सर्ड नहीं तो जी, अब हम लोग जनरली फ्रीज हो चुके हैं तो अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और अब आप थोड़ी सी बर्फ़ एंजॉय करें हमारे साथ।